हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन जो आपके अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स मोस्टली एफडब्ल्यूए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करने से पहले अब ये जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स लॉज, अब इसमें आपने क्या पढ़ा होगा हम क्विकली रिवाइज करेंगे। उन्हें कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, बट ये कब होते हैं? ये शॉर्ट रन में होते हैं। दैट्स वाई हम इस टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, हम इस टॉपिक में शॉर्ट रन लॉ पढ़ते हैं जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं और इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। नाउ आल्सो आपने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा एंड आल्सो आपने इनका ग्राफ जो है एंड इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। अब ये जो ग्राफ है ये टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, आप देख सकते हैं ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का एंड ये है एवरेज प्रोडक्ट का। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है उन्होंने के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में टोटल 3 स्टेजेस आते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। अब अगर आप स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे तो स्टेज फर्स्ट में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली राइज करता है और मैक्सिमम पे पहुंच जाता है एंड दैट्स वाई जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड दैट्स वाई जो शेप होती है टोटल प्रोडक्ट की वो कनकेव टू द ऑरिजिन होती है। एंड जब फर्स्ट स्टेज एंड हो जाती है तो यहाँ पे आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि इसके बाद अब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट्स वाई जो शेप होती है टोटल प्रोडक्ट की वो चेंज हो जाती है आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड शेप पहले कनकेव टू द ऑरिजिन होती है, अब इसके बाद सेकंड स्टेज में कन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो जाती है टोटल प्रोडक्ट की शेप। अब अगर सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकंड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता है एंड जीरो पे पहुंच जाता है। एंड आल्सो अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट में क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज करता है दैट्स वाई टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड जो शेप होती है टोटल प्रोडक्ट की सेकंड स्टेज में वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। एंड आल्सो जब सेकंड स्टेज एंड हो जाती है तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है यहाँ पे एंड दैट्स वाई जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाता है। यानी जब सेकंड स्टेज की एंड होने पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है एंड जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। अब इसी के साथ जब हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे तो थर्ड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, दैट्स वाई जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है बिकॉज उन्हें कि टोटल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। सो ये थी रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ अब हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं वो ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से तो तब तक एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है एंड जब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट से तो देन जो एवरेज प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। बट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड वायर। अब ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था 2020 या 21 में। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है इसमें हमने पढ़ा कि टोटल 3 स्टेजेस होती है। अब जो स्टेज सेकंड है वो कहाँ पे एंड हो जाती है, वहाँ पे आपको बताना है कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है जब सेकंड स्टेज एंड हो जाते हैं। वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होते हैं क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है जब सेकंड स्टेज एंड हो जाते हैं। सो राइट आंसर इज़ total product is maximum possible when second stage ends, so right answer is D. Question second, as per the economic scholars dash was excluded from the definition of factor of production। ये क्वेश्चन JKSSB ने के एग्जाम में पूछा था 2022 में। अब उन्हें कि हमारे पास बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वन इज लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर। अब इनमें से कौन नहीं है वन ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मनी नहीं है, सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन थर्ड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है, सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 4, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें टोटल प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, सो राइट आंसर इज बी। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज में कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, दैट्स वाई टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट।
क्वेश्चन 5 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब वैलिड होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब एट लीस्ट, क्योंकि ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है एंड शॉर्ट रन में एट लीस्ट एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी जो अदर फैक्टर्स है वो वेरिएबल हो सकते हैं। सो राइट आंसर इज, ये तब वैलिड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब एट लीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड ऑल अदर इनपुट्स आर केप्ट वेरिएबल। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 6 एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। अब हमने पढ़ा था ग्राफ टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ पढ़ा था, इस तरह से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ पढ़ा था। अब उन्हें की जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले कन्वेक्स होता है टू द ऑरिजिन, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट एंड अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। अब इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, उस टाइम पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है उस टाइम पे, हमने स्टेज फर्स्ट में ही पढ़ा था। सो एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। सो राइट आंसर इज ए। Question 7 which of the stages is relevant for a firm which aims at maximum economic efficiency in the law of variable proportion। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उन्होंने की इसमें टोटल 3 स्टेजेस है। अब आपको बताने की कौन सी स्टेज एक फर्म जो मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी अटेन करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी स्टेज रेलेवेंट है। वो स्टेज रेलेवेंट है जिसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा और मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा एंड इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा एंड जीरो पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे किस स्टेज की बात हो रही, तो ये कंडीशन इसकी स्टेज में होती है, दैट इज स्टेज सेकंड में। सो राइट आंसर इज स्टेज सेकंड is they relevant for a firm which aims at maximum economic efficiency। So B is right answer। Question 8 marginal product is below average product। अब जब marginal product हमने ग्राफ में पढ़ा था कि ये आप मानो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट है एंड ये यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट है। अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये बिलो है एवरेज प्रोडक्ट से, देखो ये एवरेज प्रोडक्ट एबो है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो है, ये बेसिकली स्टेज सेकंड में ही हो जाती है, ये कंडीशन आती है। तो इस टाइम पे फिर क्या होता है, इस टाइम पे जो एवरेज प्रोडक्ट है वो जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली अब फॉल करना स्टार्ट करेगा। सो राइट आंसर इज द एवरेज प्रोडक्ट विल फॉल। सो बी इज राइट आंसर। अब टोटल प्रोडक्ट फॉल नहीं करेगा क्योंकि स्टेज सेकंड में हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता रहता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट इंक्रीज करता रहता है। सो दैट्स वाई जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो इस कंडीशन में जो एवरेज प्रोडक्ट है वो फॉल हो जाएगा डेफिनेटली। सो दैट्स वाई बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9 इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर पॉसिबल है, ये बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टेज फर्स्ट में आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब ये पॉसिबल है क्यों, ए इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, बी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, सी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे के सारी रीज़न है। सो दैट्स वाई जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर वो पॉसिबल है। सो डी इज राइट आंसर। Question 10 which of the following statements accurately describes the relationship between average product and marginal product। अब इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले हम बनाएंगे ग्राफ, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ये है एवरेज प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट ए देखते हैं, एवरेज प्रोडक्ट राइजेज, एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली राइज करेगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव इट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इसके अबव होगा तो ये करेक्ट है। एंड फॉलोज एंड एवरेज प्रोडक्ट फॉल करेगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो इट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट होगा एवरेज प्रोडक्ट से बिलो तो एवरेज प्रोडक्ट फॉल करेगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। बी मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट को कट करेगा एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट कट करेगा एवरेज प्रोडक्ट को एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ना कि मिनिमम पॉइंट, बिकॉज इसके बाद इस पॉइंट के बाद अब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो फॉल करेगा बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो है एवरेज प्रोडक्ट से। सो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट पैरेलल नहीं होते एक दूसरे की। सो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सो ए इज राइट आंसर। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।